आज तो सब मेरे हाथ का खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रसोई में खाना बना रही जागृति अपने बनाए हुए खाने की काफी तारीफ करती है और जल्दी से डाइनिंग टेबल पर सबको खाना सर्व करती है। अरे वाह जागृति बहू, आज क्या कोई खास दिन है जो तूने इतने तरीके से पकवान बनाए हैं? आज तो तुमने ढेर सारी चीज बनाई है। आलू मशरूम, मशरूम पुलाव, पनीर मशरूम सब कुछ हमारे पसंद का। आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। जहाँ सभी लोग स्वाद लेते हुए खाने की तारीफ करते हैं, वहीं अनामिका ने अभी तक अपने खाने की प्लेट तक को भी हाथ नहीं लगाया था, जिसे देख जागृति कहती है, अनामिका तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या खाऊं? अरे अनामिका बहू, जागृति बहू ने इतना सब कुछ बनाया है, फिर भी तुम पूछ रही हो? माँ जी, जेठानी जी को अच्छी तरह से पता है कि मैं मशरूम नहीं खाती हूँ, फिर भी इन्होंने आज खाने में सब कुछ मशरूम का बनाया है। अनामिका, तुमने आज तक एक बार भी मशरूम टेस्ट नहीं किया है, खाकर तो देखो, ये बहुत अच्छा बना है। हाँ अनामिका, भाभी ने मशरूम बहुत अच्छा बनाया है, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर मशरूम पसंद आएगा। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो खुद ही खा लो। इस घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रसोई में सब कुछ जेठानी जी की पसंद का बनेगा। अगर एक अलग रसोई होती तो मैं भी उसमें अपनी पसंद का खाना बनाती। इतना कहकर अनामिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका का ऐसा बर्ताव उसकी जेठानी जागृति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दरअसल दोनों देवरानी जेठानी के बीच अक्सर रसोई और रसोई में बन रहे खाने को लेकर हर छोटी छोटी बातों पर बहस छिड़ जाती थी। मैंने कहा ना कि पहले पास्ता बनेगा फिर खाना। अनामिका, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? बाहर मेहमान बैठे हैं और तुम्हें पास्ता बनाने की पड़ी है। मुझे जल्दी से खाना बनाने दो, फिर पास्ता बना लेना। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो हमेशा मैं तुम्हारी वजह से भूखी रहूंगी? मैं भी देखती हूँ इस रसोई में खाना कैसे बनता है। दोनों देवरानी जेठानी में छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर तारावती रसोई में आती है। अरे बस भी करो तुम दोनों, वहाँ मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों की लड़ाई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। अपनी सास की बात सुन दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, मैंने परसों पोहा मंगाया था, लेकिन रसोई में तो मुझे पोहा नहीं दिख रहा। आज मेरा पोहा खाने का काफी मन कर रहा है। रसोई में से पोहा कहाँ जाएगा? ठीक से ढूंढ बहू। अनामिका, तुम्हें पोहा ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। वो दरअसल परसों मेरी कुछ सहेली आई थी, उनका पोहा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उनके लिए पोहा बना दिया। मैं शाम को इन्हें कहकर तुम्हारे लिए पोहा मंगवा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी चीज लेने की? रसोई के अंदर रखी हुई किसी भी चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, समझी? मैं तो थक चुकी हूँ रसोई को लेकर रोज रोज की लड़ाई को। अपनी दोनों बहू को इस तरह रसोई के लिए लड़ता देख तारावती को काफी दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी दोनों बहू की इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाती। और ऐसे ही एक दिन, ये रसोई तुम अपने साथ दहेज में लेकर नहीं आई हो, जिसे जैसा रखना चाहोगी वैसा रखोगी। खाना बनाने के बाद रसोई साफ भी करना होता है। ना तो तुमने रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। तो ये रसोई अकेले मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है जेठानी जी, समझी? अगर तुम रसोई साफ कर दोगी तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा तुम पर? रोज तो मैं ही साफ करती हूँ। जब से इस घर में बहू बनकर आई हो तब से किसी भी दिन रसोई को साफ किया है तुमने आज तक? बस अब बहुत हुआ। अब ये सब चीज और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी, अब हमें अपनी रसोई एक दूसरे से अलग चाहिए। हम एक रसोई में एक साथ खाना नहीं बना सकते। पहली बार तुमने सही बात बोली है जेठानी, मुझे भी अब अलग रसोई चाहिए। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक साथ घर में रहकर रसोई अलग करने की बात कर रही हो? तारावती अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की एक नहीं सुनती और जल्दी अपनी रसोई को अलग अलग कर लेती है। जहाँ घर में पहले से बनी हुई रसोई के अंदर जेठानी जागृति खाना बनाती है, वहीं घर के स्टोर रूम के अंदर देवरानी अनामिका अपनी अलग रसोई बना देती है। और अब दोनों देवरानी जेठानी बिना किसी लड़ाई के अपनी अपनी रसोई में आराम से खाना बनाती है। लेकिन क्या इन दोनों देवरानी जेठानी का रसोई अलग करना सही साबित होगा? आइए कहानी में आगे जानते हैं। अरे बहुओं, आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना माँ जी, ये लीजिए गरम गरम रोटियाँ। जागृति, हम क्या तुम्हें चारा खाने वाली गाय दिखाई देते हैं जो तुमने सिर्फ ये रोटियां लाकर रख दी? सब्जी कहाँ है? ये लीजिए माँ जी सब्जी। ये क्या, तुम दोनों अलग अलग खाना क्यों लेकर आई हो? एक रोटी लाई है तो एक सब्जी। माँ जी, क्या आपको याद नहीं है कि हमने रसोई अलग कर ली है? अरे रसोई अलग कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि रोटी 8 बजे आ रही और सब्जी 9 बजे। ऐसे तो हमारी भूख ही मर जाएगी। लेकिन तुम दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है।
इतना कहकर अब तारावती अपने दोनों बेटों के साथ जैसे ही खाने का पहला निवाला खाती है तो उसे फौरन थूक देती है। अनामिका बहू, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? न नमक है न मिर्च। और जागृति बहू, क्या तुझे रोटी बनाने नहीं आती? कैसी रोटियां बनाई है तूने? इतना कहकर तारावती बिना खाए अपने बेटों के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अनामिका और जागृति भी एक दूसरे से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अलग अलग रसोई होने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी आधा खाना बनाती हैं, जिसके चलते पूरे परिवार को कभी रोटी तो कभी सब्जी चावल का इंतजार करना पड़ता। अनामिका, अभी तक लंच नहीं बना क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बना रही हूँ बाबा, 2 हाथ है 4 हाथ नहीं। नाश्ता भी बनाओ, इनका लंच पैक करो। जब से ये रसोई अलग हुई है तब से कितना काम बढ़ गया रसोई का। जागृति, आजकल तुम्हारा ध्यान किधर है? कल तुमने चाय में चीनी नहीं डाली थी और आज सैंडविच में नमक नहीं डाला। वो कल रात में ठीक से सो नहीं पाई ना, इसलिए नाश्ता बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब इन्हें कैसे बताऊं कि अकेले रसोई संभालना कितना मुश्किल है। पहले मैं और अनामिका मिलकर आराम से नाश्ता और खाना बना लेते थे, लेकिन अब तो। शुरुआत में रसोई अलग करने पर दोनों देवरानी जेठानी जितनी खुश थीं, उतना ही अब उन्हें दुखी होना पड़ता है। ये क्या अनामिका, तुमने परसों भी खिचड़ी बनाई थी, कल भी और आज भी तुमने खिचड़ी बनाई थी। रोज रोज खिचड़ी खाकर मैं थक चुका हूँ यार। घर का काम करूँ या खाना बनाऊं, मुझसे नहीं होता। इतना सारा काम करने के बाद आपके लिए अलग से रोटी सब्जी बनाऊं। खिचड़ी 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है, चुपचाप से खा लो इसे। जागृति, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से खाना लगा, तो जोरों की भूख लग रही है। क्या खाना? लेकिन मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं। क्यों? आप तो जानते हैं कि घर में इतना सारा काम होता है। आज आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए। इस हफ्ते में चौथी बार बाहर से खाना मंगवा कर खा रहा हूँ। और करो रसोई अलग। तुम दोनों देवरानी जेठानी की रसोई अलग करने के चक्कर में हम दोनों भाई रोज भूखे मर रहे हैं। जतिन गुस्से में बाहर चला जाता है। कहीं न कहीं जतिन की बातें काफी हद तक सही होती है। रसोई को अलग करने का नतीजा अब दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से भुगत रही होती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और तारावती अपने घर पर भोजन करने के लिए बहुत बड़े पंडित जी को आमंत्रित करती है। आइए आइए पंडित जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे सिद्ध पंडित जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आप यहाँ बैठिए, बस कुछ देर में भोजन बनकर आ रहा है। पंडित जी के घर पर भोजन करने की खबर से दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी रसोई में पंडित जी के लिए पकवान बना रही होती है। लेकिन इतने सारे पकवान बनाना, वो भी अकेले, दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जागृति बहू, तूने अभी तक सिर्फ सब्जी बनाई है, पूरियां खीर चावल कुछ भी नहीं बना। बना तो रही हूँ माँ जी, 2 हाथ है मेरे, इन 2 हाथों से क्या क्या बनाऊं मैं एक साथ। तुम दोनों को ही शौक था ना रसोई अलग करने का, भुगतो। लेकिन याद रहे, पंडित जी के खाने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो जरा भी क्रोधित हुए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तारावती की बात सुन जागृति की परेशानी और बढ़ जाती है। वहीं अनामिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जिसके चलते अब अनामिका जागृति की रसोई में आती है। जेठानी जी, अगर हम दोनों साथ मिलकर खाना नहीं बनाएंगे तो रात तक भी हमारा ये सारा खाना नहीं बनेगा। तुम सही कह रही हो देवरानी जी, अब हमें इस अलग रसोई की लड़ाई को छोड़ एक साथ खाना बनाना होगा। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ जल्दी जल्दी पंडित जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाती हैं और उन्हें परोसती हैं, जिन्हें खाकर। बेटा, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। तुम्हारे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। भगवान करे तुम दोनों सदा खुश रहो। पंडित जी का आशीर्वाद पाकर दोनों देवरानी जेठानी काफी खुश होती है और इसी के साथ उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। अनामिका, मुझे माफ कर देना, ये अलग रसोई की लड़ाई मैंने ही शुरू की थी। जेठानी जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। मैं भी तो हमेशा से अलग रसोई चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा हुआ कि हमने अलग अलग रसोई करी, वरना हम दोनों हमेशा यूं ही लड़ते रहते और हमें कभी भी सबक नहीं मिलता। अनामिका की बात सुन जागृति और तारावती दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी पहले की तरह दोनों रसोई को एक कर देते हैं और मिलकर हंसी खुशी खाना। सुनिए ना, अब राहुल के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। अब वो कमाता भी है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। तुम ठीक कहती हो पायल, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं, तो ये काम मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रहे? माँ बाबा के जाने के बाद जब तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से संभाल ली, तो फिर ये क्यों नहीं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाभी। और वैसे भी हम दोनों ने सारा दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहना है। घर पर तो आपको ही रहना है ना, उसके साथ तो आप खुद ही ढूंढो अपनी देवरानी। ये है पायल
पायल जिसके सास ससुर की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। पायल गरीब घर से थी और समझदार भी थी। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया था। अपने देवर और पति की बात सुनने के बाद अगले दिन से ही पायल अपने देवर के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे एक लड़की भी समझ में नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इसी दौरान राहुल को एक अमीर घर की लड़की रिया मिलती है, जिससे दोस्ती के कुछ दिन बाद ही दोनों में प्यार हो जाता है और फिर राहुल उसे सबसे मिल पाता है। पायल और प्रवेश रिया के घर वालों से मिलते हैं, जहाँ शुरू में तो वो इस शादी के लिए मना करते हैं क्योंकि राहुल बड़े घर का लड़का नहीं था, लेकिन फिर रिया की मर्जी के आगे उन सबको झुकना ही पड़ता है और वो उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर एक रोज पायल की पड़ोसन सरला मौसी वहाँ आती है। सरला की आदत थी, वो अक्सर लोगों के घरों में फूट डलवाती थी और मजे लेती थी। उस रोज भी उसने ऐसा ही किया। देख पायल, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इतिहास गवाह है, जेठानी और देवरानी कभी बहनों जैसी नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है, तो जाहिर है तुझसे तो तेज तर्रारी होगी ना। तो एक बात समझ ले, तूने अगर जरा भी ढील दी ना तो बस घर की डोर खिंच जाएगी तेरे हाथ से। रिया अमीर घर से थी, इसलिए उसकी शादी बड़े धूमधाम से होती है और वो अपने साथ खूब सामान भी लाती है। वाह, नई बहू तो कितने पैसे वाली घर से आई है। ये तो अपने साथ कितना दहेज लाई है। लेकिन जब बेचारी पायल आई थी, 2 जोड़ी कपड़े में ही आ गई थी। ये सब सुनकर पायल को अपनी देवरानी से जलन होने लगती है। शादी के बाद पायल उसे रहने के लिए ऊपर बना हुआ नया कमरा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे नीचे का घर पुराना लगने लगता है और वो अपने पति से कहकर उस नए कमरे में शिफ्ट होने की बात करती है। होंगे वो अमीर घर से, लेकिन मेरे पापा भी गांव के सरपंच हैं। हाँ, गरीब है लेकिन इज्जत वाले हैं और मैं उससे पहले इस घर में आई हूँ, इसलिए ऊपर वाले नए कमरे में तो मैं ही रहूंगी। रिया अमीर घर से थी लेकिन समझदार थी, इसलिए वो चुपचाप अपना ऊपर का कमरा अपनी जेठानी को दे देती है और खुद नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर, भाभी आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों सुखाने? नीचे भी तो जगह है ना, और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है ना। रिया ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे पायल का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया भाभी, और ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? परेशानी मुझे क्यों होगी? हाँ, क्योंकि आप मुझे हर समय परेशान करती हो। मेरे क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? मुझे और भी काम होते हैं, समझी ना। भाभी, अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सच में। रिया की बात का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। अब तो रिया ने भी ठान लिया था कि वो भी अपनी जेठानी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो उसके साथ कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि आए दिन दोनों में बिना बात के खटपट होने लगी। उनकी इस तरह की लड़ाइयों से प्रवेश और राहुल भी परेशान हो गए। फिर एक दिन जब भरी दोपहर में पायल सब्जियां और राशन लेकर घर आई तो कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी रिया ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल पायल का पारा और चढ़ने लगा। रिया, ओ रिया, अरे कहाँ मर गई? उफ, अरे दरवाजा खोल जल्दी से। भाभी, अभी 15 मिनट और लगेंगे, वो मैं बाथरूम में हूँ ना, इसलिए। रिया ने झूठ बोला था। वो ये सब पायल को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर तेज धूप में खड़ी पायल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और फिर जब काफी देर बाद रिया ने दरवाजा खोला तो पायल ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा उस दिन देवरानी जेठानी के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने अब एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए और फिर आया बारिश का मौसम। ओहो, ये बारिश कभी भी आ जाती है। उफ, मेरे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज बारिश में रिया के सारे कपड़े भीग गए थे और ये देखकर पायल बस हंसे जा रही थी। और ये देखकर रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पायल से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने भीगे कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। ओहो, ऊपर जाते हुए बेलन मेरे हाथ में था, लगता है ऊपर छत पर ही छोड़ाई, जाकर लाना पड़ेगा। बस महारानी ने फिर से छत का दरवाजा न लॉक कर लिया हो। रिया फौरन वापस छत पर गई तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अपना बेलन लेकर वापस मुड़ी तो उसने देखा कि पायल तेज बारिश में भीगते हुए अपने कमरे की छत पर चढ़कर ईंटों के सहारे पन्नी लगा रही थी। अब हंसने की बारी रिया की थी और रिया ने इस मौके को जाने भी नहीं दिया। वो खूब हंसी और पायल भी खूब चिढ़ी। फिर रिया वापस नीचे आ गई, लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी और पायल के कमरे में लगातार पानी टपकता ही रहा तो रिया को पायल के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ऊपर आकर पायल से कहा, भाभी अब बस करो, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैं चाय बना देती हूँ।
रिया की बात सुनकर पायल हैरान थी, लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी सींच कर परेशान हो चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदल कर नीचे गई तो रिया ने उसे गर्मा गर्म चाय पकड़ा दी। दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, लेकिन आपस में कुछ बोल नहीं रही। तभी राहुल और प्रवेश भी घर आ गए। वो दोनों रिया और पायल को एक साथ चाय पीते देख हैरान भी थे और खुश भी। दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई और नीचे होने की वजह से रिया और राहुल के कमरे में रात के वक्त पानी भरने लगा। रिया, राहुल, ऊपर आ जाओ, जल्दी करो, नीचे पानी भर रहा है। राहुल और रिया कुछ संकोच के साथ ऊपर चले आए। फिर पूरे 2 दिनों तक रिया और राहुल ऊपर वाले कमरे में पायल और प्रवेश के साथ ही रहे। ये पहली बार था जब रिया और पायल एक साथ रहे थे और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिला था। बातों ही बातों में पता चला कि असल में सरला मौसी तो रिया को भी पायल के खिलाफ भड़का रही थी। अब जाकर पायल को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अब अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी, प्रसाद खाओ। हम दोनों साथ में मंदिर गए थे। सच में माता रानी ने हमारी आंखें खोल दी। सिर्फ आंखें नहीं, माता रानी ने तो हमारे कान भी खोल दिए ना भाभी। रिया की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन सामने खड़ी सरला की सूरत बस देखने लायक